अनअकैडमी की बियॉन्ड लक्ष्मीकांत सीरीज में आप सभी का अभिवादन है। बहुत से एस्पिरेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि यह सीरीज उनके लिए जरूरी क्यों है। तो इसका आंसर छुपा है हमारे बचपन में देखी जाने वाली एक एडवर्टाइजमेंट में। आप सभी को यह एडवर्टाइजमेंट तो याद होगी, जरा एक बार सुन लीजिए। वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल जाए, निरमा ने बांधा सामान, वॉशिंग पाउडर निरमा। हम सभी को यह एडवर्टाइजमेंट जुबानी याद है, कहीं ना कहीं उस टाइम की वायरल एडवर्टाइजमेंट हम इसे कह सकते हैं। लेकिन मैं अगर आज आपसे पूछूं, क्या आप लोग अपने घरों में यही निरमा साबुन यूज करते हैं? तो 99% लोगों का जवाब होगा नहीं। मैक्सिमम लोग ये शायद ये कहेंगे कि हम किसी विदेशी कंपनी का पाउडर या साबुन यूज करते हैं अपने कपड़ों को चमकाने के लिए। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की, जिन प्रोडक्ट्स को हम यूज कर रहे हैं वो उनकी कोई एडवर्टाइजमेंट ऐसे हमारी मेमोरी में छपी नहीं है जैसे निरमा की एडवर्टाइजमेंट हमारे दिमाग में छपी हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि निरमा की एडवर्टाइजमेंट कैची थी। ठीक ऐसे ही एक बुक लक्ष्मीकांत, जिसे हर एस्पिरेंट हमें यह कहता है कि यही पढ़ के इंडियन पॉलिटी कवर हो जाएगी, इतनी ज्यादा चर्चित है कि हमारे दिमाग में वो छप चुकी है। लेकिन रीसेंट टाइम अगर आप देखेंगे, सारे क्वेश्चंस लक्ष्मीकांत से आप आंसर नहीं कर पाए। यही वजह है कि अनअकैडमी आपके लिए यह सीरीज लेके आया है, ताकि आप पॉलिटी के क्वेश्चंस, जिससे आप प्रीलिम्स को आसानी से कॉन्कर कर सकते हैं, उसके क्वेश्चंस मिस ना करें। जिन लोगों ने पहले भी मेरी क्लास देखी है, आई होप आप लोगों को फर्क साफ दिख रहा होगा कि मेरी सीरीज इंपॉर्टेंट क्यों है। जो लोग नए हैं इस चैनल पे, उनको बता दूं, मेरा नाम नवदीप है। मैं डिग्री वाइज नैनो टेक्नोलॉजिस्ट हूं। पिछले 10 सालों से इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहा हूं यूपीएससी एस्पिरेंट्स को। तो हमने अभी तक हम जो ये सीरीज में पिलर्स कवर करने वाले हैं उनके बारे में जाना था, और हमने लास्ट क्लास में पिलर 8 से अपनी सीरीज की शुरुआत की थी, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि इंडियन पॉलिटी में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो राइट्स, ड्यूटीज एंड डीपीएसपी से पूछे जाते हैं। तो हमने अपनी सीरीज की शुरुआत राइट्स से की थी। राइट्स में बहुत सारे सब टॉपिक्स थे, जिसमें एलजीबीटी था, रिजर्वेशन, एनिमल प्लेसेस ऑफ वर्शिप, वुमेन राइट्स, राइट टू लाइफ, कस्टमर राइट्स एंड कॉपीराइट। लेकिन हमने अपनी सीरीज की शुरुआत की थी एलजीबीटी राइट से, और हमने कुछ लास्ट एपिसोड में कुछ टॉपिक्स कवर भी किए हुए थे। आज हम कुछ नए टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। अगर आपसे लास्ट क्लास मिस हो गई है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज एक बार देख लीजिएगा, ताकि इस सीरीज में आप स्क्रैच से लेके सब कुछ कवर कर पाए। हम लोग आज इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, वो इंडियन सोसाइटी में सबसे ज्यादा विवादित टॉपिक है। एलजीबीटी राइट्स को अगर कोई चीज कंप्लीट कर सकती है, वो ये वाला टॉपिक है। टॉपिक का नाम है सेम सेक्स मैरिज। ये तो आप सभी को पता होगा कि जो इंडियन सोसाइटी में मैरिज के इंस्टीट्यूशन की वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है, वो शायद ही हमें किसी और कंट्री में मिलेगी। इसीलिए मैरिज इंडियन सोसाइटी में कहीं ना कहीं एक सेंसिटिव टॉपिक भी है। हमने लास्ट लेक्चर में 2 केसेस देखे थे। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने 2 केसेस के बारे में जाना था। पहला केस था पुट्टू स्वामी केस। पुट्टू स्वामी केस में राइट टू प्रिवेसी को आर्टिकल 21 का इंटीग्रल पार्ट बताया गया था। वहीं उसी के साथ दूसरा केस था नवतेज सिंह जौहर केस। इस केस में सेक्शन 377 आईपीसी का जो सेक्शन था 377, उसे डीक्रिमिनलाइज किया गया था। इन्हीं 2 केसेस के बाद पर्टिकुलरली इंडिया में एवोल्यूशन होती है एलजीबीटी के राइट्स की। इन 2 केसेस के बाद भी कहीं ना कहीं एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था जहां पर अभी भी
एक्सेप्टेंस नहीं मिली थी एलजीबीटी कपल्स को, और वो था मैरिज का इंस्टीट्यूशन। मैरिज, जैसा मैंने कहा, वेस्ट की तरह इंडिया में खाली एक इंस्टीट्यूशन नहीं है। मैरिज इंडिया में वैल्यूज कैरी करता है। आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हर रिलीजन को यह इजाजत देता है कि वो अपने रिलीजन को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं। इसी के अंतर्गत मैरिज के लिए भी कुछ रूल्स बने जिन्हें पार्लियामेंट ने एक्ट की शक्ल दी हुई है। हिंदूज के लिए देयर इज ए हिंदू मैरिज एक्ट एंड मुस्लिम की मैरिज अंडर शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1927 होती है। वहां पर डिफाइंड है कि मैरिज लड़का और लड़की के बीच में होती है। लेकिन जब नवतेज सिंह जोहर केस के बाद एलजीबीटी कपल्स ने अपने राइट्स मांगने शुरू किए, तो एलजीबीटी कपल्स भी चाहते थे कि ये इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज उनके लिए भी एक्सटेंड हो। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। हमारा संविधान कहता है कि हमारा नेचर एक सेकुलर कंट्री का है। इसीलिए हर रिलीजन को अपने मैरिज को इंस्टीट्यूशन को एडमिनिस्टर करने का राइट दिया गया। इसी सेकुलर नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए पार्लियामेंट ने भी मैरिज के लिए एक रिलीजियन न्यूट्रल लॉ बनाया, जिसका नाम है स्पेशल मैरिजेस एक्ट 1954। ये उन कपल्स के लिए पर्टिकुलरली बनाया गया जो इंटरफेथ शादी कर रहे हैं। रिसेंटली एलजीबीटी वर्कर्स ये चाहते थे कि उनकी मैरिजेस भी इस स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर हो, लेकिन आप एक चीज याद रखिएगा कि इसे मैरिज कह ही नहीं सकते, क्योंकि जो मैरिज की डेफिनेशन हमने पढ़ी उसमें मैरिज में एक लड़का और एक लड़की होती। इसीलिए एलजीबीटी के पक्ष रखने वाले वकीलों ने ऐसा कहा कि इन्हें सिविल यूनियन का दर्जा दिया जाए। तो लेक्चर के पहले पार्ट में हम जानेंगे रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिजेस के बारे में। तो जैसा मैं आपसे कह रहा था कि एलजीबीटी के एक्टिविस्ट ऐसा कह रहे थे कि उनकी मैरिजेस को भी लीगल दर्जा दिया जाए, रजिस्टर किया जाए अंडर स्पेशल मैरिजेस एक्ट 1954। एलजीबीटी के वकीलों का ऐसा कहना था कि सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 4 और सेक्शन 5 और स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 को इंटरप्रेट करे एलजीबीटी के हक में, ताकि एलजीबीटी की जो मैरिजेस होंगी इन कपल्स की वो रजिस्टर हो सके और इन्हें भी मैरिज के सारे बेनिफिट्स मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपके साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर कर दूं। अगर यूपीएससी की तैयारी करते हुए महंगी फीस आपके और यूपीएससी क्लियर करने के बीच में आ रही है, तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आए हैं फ्लैट 55% ऑफ। ये ऑफर हमारे 15 मंथ्स के कोर्सेज पे, जो कि अब 23,999 रुपीज में मिलेंगे, यानी 15 महीने जो एवरेज टाइम है आपकी तैयारी को बेस्ट करने का, ताकि बेस्ट आउटकम सामने आए, वो अब आप 23,999 में भी ले सकते हैं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि 15 मंथ्स आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, 18 मंथ्स की जरूरत पड़ेगी, तो आपको सब्सक्रिप्शन अब 25,999 रुपीज में मिलेगी। इतनी अफोर्डेबल फीस में आप इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, बेस्ट मेंटर्स, जो आपकी यूपीएससी की तैयारी को बहुत ही आसान बनाएंगे, स्मूथ बनाएंगे, उनसे पढ़ सकते हैं। वहीं अगर आप 2025 का अटेम्प्ट दे रहे हैं और आपको लग रहा है कि जीएस तो आप कर लेंगे, लेकिन सीसेट आपके लिए एक बड़ा इशू क्रिएट कर सकता है, तो इंडिया की टॉप सीसेट फैकल्टी मधुकर सर आपके लिए एक अफोर्डेबल कोर्स लेके आए। सीसेट का प्रीलिम्स 2025 के लिए 2,999 रुपीज में। आखिरकार ये सेक्शन 4 और सेक्शन 5 कहते क्या है? सेक्शन 4 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 बेसिकली डील करता है ब्राइड और ग्रूम की एज के साथ। इसी एक्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि ब्राइड की एज 18 साल और ग्रूम की एज 21 साल से ज्यादा होनी चाहिए। एलजीबीटी एक्टिविस्ट का ऐसा कहना है कि यहां पर वर्ड ब्राइड और ग्रूम के साथ साथ एलजीबीटी पार्टनर्स को भी आइडेंटिफाई किया जाए, और एज इस पर डिपेंड करे कि एलजीबीटी पार्टनर खुद को क्या आइडेंटिफाई कर रहा है। एक एग्जांपल मैं आपसे देता हूं। फॉर एग्जांपल, ये दो लड़कियां सेम सेक्स मैरिज कर रही हैं। इस मैरिज के सिस्टम में
एक फीमेल खुद को आज हस्बैंड रिकॉग्नाइज करेगी एंड दूसरी एज ए वाइफ रिकॉग्नाइज करेगी। तो एलजीबीटी के वकीलों का भी यही कहना था कि जो खुद को जैसे आइडेंटिफाई कर रहा है उस पर वही एज एप्लीकेबल। उसी के साथ साथ सेक्शन 5 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट डील करता है विद इंटेंडेंट मैरिज, यानी जो लोग स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत शादी कर रहे हैं उन्हें एक नोटिस निकालना होता है शादी करने से 30 दिन पहले। और अगर कोई बंदा कोर्ट में उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन रेज करता है तो शादी तब तक नहीं हो सकती जब तक ऑब्जेक्शन रिजॉल्व ना हो। यानी अगर मेरी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत कल हो रही है तो कल से ठीक 30 दिन पहले मेरे को न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट देनी है जहां मैं लोगों के सामने प्रोक्लेम करूंगा कि मैं स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंतर्गत शादी कर रहा हूं। अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो उसे रेज कर सकता है। एलजीबीटी की तरफ से बात रखने वाले वकीलों का ऐसा कहना था कि इस पीरियड को कम किया जाए क्योंकि यह पर्पस सर्व नहीं करेगा एलजीबीटी के केस में। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी। केस को सुन रहे थे सुप्रीम कोर्ट के 5 जज बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे। तो जब डिसीजन आया, डिसीजन स्प्लिट था। 3 जजेस अगेंस्ट थे सेम सेक्स मैरिज के, वहीं 2 जजेस खाली इसका सपोर्ट कर रहे थे। यानी सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन अगेंस्ट था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम लोग किसी भी डेफिनेशन को जो किसी एक्ट में है, कोई वर्डिंग है, उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि गेंद अब पार्लियामेंट के पाले में है। पार्लियामेंट लॉ बनाए तो सेम सेक्स मैरिज इंडिया में लीगल हो सकती है। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा, मैरिज पहले ही इंडिया में बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, इसलिए इसके चांसेस बहुत कम है। लेकिन यहां पर एक बड़ी डेफिनेशन जरूर आई, सिविल यूनियंस वर्सेस मैरिजेस। मैरिजेस, जैसे मैंने कहा, वो इंस्टीट्यूशन है जिसके साथ हमारी कल्चरल वैल्यूज जुड़ी हुई है। सिविल यूनियन एक वेस्टर्न वर्ड है जिसे 2 लोगों की आप पार्टनरशिप भी कह सकते हैं। मैरिज में दोनों को कंप्लीट राइट्स मिलते हैं, जबकि सिविल यूनियन में राइट्स मिलते नहीं है। मैरिज की इंस्टीट्यूशन में हमने इनहेरिटेंस देखी है, लेकिन सिविल यूनियन में ऐसा कुछ होता नहीं। तो ये एक कॉन्सेप्ट था जो इस केस में उत्पन्न हुआ और मैंने ये सोचा कि क्यों ना आपको इन दोनों की बीच की डेफिनेशन भी बता दूं। तो डेफिनेशन यही याद रखिएगा कि मैरिज हमारे यहां जो कल्चरल सिस्टम चलता आ रहा है वो मैरिज है। अगर इसे मैं मोर लीगली ले जाऊं, 2 लोगों के बीच में पार्टनरशिप के तौर पे, तो वो सिविल यूनियन बनता है, जो कि एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। इसके बाद हमारे सामने एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो सेम सेक्स मैरिज के बारे में अभी हमने पढ़ा। जो 5 जजेस की बेंच ने सुना, 3-2 से सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया कि सेम सेक्स मैरिजेस कैन नॉट बी रजिस्टर्ड अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। उसी में सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने एक मत होकर कहा कि जो ये सेम सेक्स कपल्स होते हैं ये बच्चों को अडॉप्ट नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि जब इनकी मैरिज ही रजिस्टर्ड नहीं है तो ये किस हक से या किस रिश्ते से बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। यह भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में कहा। उसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज बिल्कुल साफ कर दी कि राइट टू मैरी इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। राइट टू मैरी इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। ये चीज भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि राइट टू मैरी इज नॉट ए फंडामेंटल। ट्रांसजेंडर्स के साथ जो भेदभाव है वो खाली सोशल नहीं था। तेलंगाना में तब के निजाम 1919 में एक एक्ट लेके आते हैं जिसे कहते हैं इनूच एक्ट।
वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, इनूच। इनूच उसे कहा जाता था जो है तो मेल बट इंपॉर्टेंट है। ऐसे लोगों को एज क्रिमिनल्स देखा जाता था, ना सिर्फ निजाम की तरफ से बल्कि ब्रिटिशर्स ने भी इनको क्रिमिनल ही माना हुआ था। उनके हिसाब से ये जो इनूच लोग होते हैं, ये लोग किडनैपिंग का काम करते हैं, रैंसम का काम करते हैं। इसीलिए 1919 में हैदराबाद के निजाम एक एक्ट बनाते हैं। उस एक्ट में यह कहा गया था कि जो भी इनूच है उसे अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा अथॉरिटीज के साथ। और सोचिए कितनी गंभीर बात है कि आजादी के बाद से लेकर रिसेंटली तक ये एक्ट खत्म ही नहीं किया गया था। इनूच को कहा जाता था कि आप रजिस्टर करिए अथॉरिटीज के साथ, उसके बाद उन पे नजर भी रखी जाती थी। एक एग्जांपल आपको देता हूं, उन्हें फीमेल्स के कपड़े पहनने पर बैन लगाया गया था। यानी इनूच को कहा गया था कि अगर आप फीमेल के कपड़े या ऑर्नामेंट्स के साथ पकड़े गए तो जेल में डाल देंगे। इतना ही नहीं, अगर वो किसी बच्चे के साथ, चाइल्ड के साथ पकड़े जाते हैं तो भी उन्हें जेल में डाल देंगे। आप सोचिए, इतने गंभीर विषय हैं जो यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी आ सकते हैं, और उसी के साथ साथ आप सोचिए कि आपकी तैयारी को किस लेवल पे ले जा सकते हैं मेंस आंसर राइटिंग में, और ये किसी किताब में आपको मिलेंगे ही नहीं। रिसेंटली हाई कोर्ट ने एक पिटीशन गई, उसमें कहा गया कि सर ये तो राइट्स दे ही नहीं ना रहा, ये तो उल्टा डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, इसे हटाया जाए। बहुत सारी पीएल्स गई थी, लेकिन जो मेन थी वो वी वसंथा मोगली ने दायर की हुई थी। जजमेंट आती है हाई कोर्ट की और वो इसे डिक्लेयर करते हैं एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मेरे हिसाब से अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं आपसे बोलूंगा कि प्रीलिम्स के कोर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट मेरे हिसाब से तो ये है, जिसे रिसेंटली तेलंगाना हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, इनूच एक्ट। याद रखिएगा। इसके बाद एक और चीज थी जहां हम लोग डिस्क्रिमिनेशन देख सकते हैं। आपको मैं एक डेटा दे दूं कि हम लोग अक्सर बात करते हैं जेंडर इक्वलिटी की, हम लोग बात करते हैं कि कैसे इंडिया में अभी तक जेंडर इक्वलिटी नहीं है। मैं बहुत सारे आंसर्स देखता हूं, 80% से लेकर 90% तक जो आंसर्स होते हैं वो मेल और फीमेल पे ही फोकस्ड होते हैं। केवल 10% मेरे को ऐसे आंसर्स मिलते हैं मेंस में जहां थर्ड जेंडर को इंक्लूड किया जाता है, और उन 10% में भी केवल 2% होते हैं जो डेटा के साथ बात करते हैं। आपसे एक चीज डिस्कस करता हूं, क्या आपको पता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के एक डेटा के हिसाब से केवल 6% ट्रांसजेंडर्स ही इंडिया में इंप्लॉयड है। यानी जो बाकी ट्रांसजेंडर्स है 94% के करीब, वो अभी भी अपनी लाइफ डिग्निटी के हिसाब से नहीं जी रहे। उन्हें अभी भी एजुकेशन फैसिलिटीज और एकेडमिक फैसिलिटीज से महरूम रखा गया है। 2014 की नालसा जजमेंट की ओर वापस से चलते हैं, जिसमें कहा गया कि ट्रांसजेंडर्स को रिकॉग्नाइज किया जाए एज अ थर्ड जेंडर, इन्हें राइट्स दिया जाए, सरकार इनको बराबरी लाने के लिए स्टेप्स ले। उन स्टेप्स में एक स्टेप्स इनकी रिजर्वेशन भी था। कर्नाटका में ट्रांसजेंडर्स के लिए 1% रिजर्वेशन रखी गई, वो भी हॉरिजेंटल। बाकी स्टेट्स में अभी तक ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाया गया। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। आपके सामने जेंडर इक्वालिटी का क्वेश्चन आएगा तो आपने ये पॉइंट्स जरूर मेंशन करने हैं। आई होप आज वाले लेक्चर में जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो आपके सब क्लियर हो गए होंगे। आप इस लेक्चर के नोट्स नीचे दिए हुए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनअकैडमी। हैव अ वंडरफुल डे अहेड ऑफ यू गाइस।